आज उसी को आगे करते हैं। भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम के बारे में हमने जो चर्चा की थी, हमने नियम 8 में ये देखा था कि बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय कैसे कर सकते हैं। रुपये 50,000 तक की अगर सामग्री है तो इसके लिए हम बिना कोटेशन के भी स्थानीय बाजार से या जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय कर सकते हैं। और इसमें सक्षम अधिकारी जो हैं उनको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा गुणवत्ता के बारे में और बाजार दरों के बारे में कि वो युक्त हैं अथवा नहीं। और हम इस पद्धति का उपयोग सारे बजट शीर्षों में पूरे वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5 बार तक कर सकते हैं। नियम 9 में हमने ये देखा था कि विभागीय क्रय समिति के द्वारा हम क्रय किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें भी जो विभागीय क्रय समिति गठित की जाएगी कार्यालय में, वो 50,000 रुपये से अधिक और 2.5 लाख रुपये तक के मूल्य की अगर कोई अनारक्षित सामग्री है जिसका क्रय किया जाना है, तो विभागीय क्रय समिति के सदस्यों द्वारा भी इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो वस्तु की गुणवत्ता के बारे में होगा, विनिर्देशों के बारे में होगा और प्रचलित बाजार दरों के बारे में होगा। उसके आधार पर पूरे वर्ष में 5 बार सभी बजट शीर्षों में इसका उपयोग किया जा सकेगा, अधिकतम 5 बार के लिए। तो 2 चीज़ें होगी, बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय नियम 8 के तहत और नियम 9 के तहत विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय। नियम 10 में हमने खुली निविदा के बारे में पढ़ा था। चूँकि ये निविदाओं के प्रकार के अंतर्गत आता है इसीलिए मैं इसे दोहरा रही हूँ। और नियम 10 में हमने निविदा के बारे में पढ़ा। 10(1) में खुली निविदा के बारे में दिया हुआ है और 10(2) में हमें एकल निविदा के बारे में बताया हुआ है। और हम जानते हैं कि जो भंडार गृह नियमों में संशोधन हुआ है उनके तहत सीमित निविदा को विलोपित कर दिया गया। जो लिमिटेड टेंडर होते थे उसको विलोपित कर दिया गया है। तो खुली निविदा के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर क्रय की जाने वाली जो सामग्री है या उपार्जित की जाने वाली सेवाएं हैं उनका अनुमानित मूल्य यदि 2 लाख रुपए से अधिक होता है और नियम 9 में जो पद्धति दी गई है उससे हमारे लिए खरीदना संभव नहीं है, तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं दोनों ही स्थितियों में। और खुली निविदा के लिए हम ई टेंडरिंग प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, जेम का भी उपयोग कर सकते हैं और निविदा आमंत्रित कर सकते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित जो निविदाएं होंगी वो एमपी टेंडर पोर्टल पर आमंत्रित की जाएंगी, जैसे पहले से आमंत्रित की जाती रही हैं उसी तरह। और ई पोर्टल पर तो हम इसको अपलोड करेंगे ही, उसके अतिरिक्त इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए हम कम से कम 1 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में भी छोटा सा विज्ञापन इस बारे में प्रकाशित करवाएंगे, जिसमें निविदा का संक्षिप्त विवरण हो और ये भी उसमें स्पष्ट किया जाएगा इसका विस्तृत विवरण कहाँ पर उपलब्ध कराएंगे हम। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर हम निविदा का प्रकाशन करवा रहे हैं तो निविदा आमंत्रित करने के लिए हम कितना समय दे रहे हैं। तो सामान्य रूप से जब हम निविदा की सूचना का प्रकाशन करते हैं तो प्रकाशन के दिनांक से या हम निविदा दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो उस दिनांक से, जो दोनों दिनांकों में जो भी बाद का दिनांक होगा, विच वन इज़ लेटर, तब हम न्यूनतम 21 दिन का समय निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए देते हैं। कम से कम हमको 21 दिन का समय देना होगा। पर ये ऐसा अपरिहार्य नहीं, ऐसा मैंडेट नहीं है कि 21 दिन से कम के हम निविदा आमंत्रित नहीं कर सकते हैं खुली निविदा में। अगर हमारे पास कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जब हमें ये समय अधिक लग रहा है तो हम कारणों को लिखते हुए हम अल्पकालिक निविदा भी आमंत्रित कर सकते हैं, जिसमें हम निविदा प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 14 दिन का समय देंगे। अगर हमें 14 दिन का समय भी ज़्यादा लग रहा है, हमारे पास ऐसी कुछ परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो हम उससे कम समय की भी निविदाएं आमंत्रित कर सकते हैं। और परिस्थितियाँ ये हैं, यदि जनहानि होने की आशंका हो या परिसंपत्ति के नुकसान होने या समय पर कार्य यदि नहीं होगा तो उससे राज्य को या जो क्रेता है उस पर वित्तीय भार बढ़ सकता है, ऐसी आशंका हो तो इन परिस्थितियों में हम 14 दिवस से कम की निविदा भी आमंत्रित कर सकते हैं। और उसमें हमें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, वो ये है कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निविदा प्रकाशन के दिनांक से न्यूनतम 3 दिन या फिर 7 दिन हो सकेगी। और यदि हमें 7 दिन की समय सीमा देनी है निविदा के लिए तो जो निविदा स्वीकृत करता अधिकारी है उनसे एक श्रेणी उच्चतर स्तर के अधिकारी से हमको इसका अनुमोदन अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब हम 3 दिन की निविदा बुला रहे हैं, 3 दिन का ही समय दे रहे हैं निविदा प्रस्तुत करने के लिए, तो फिर हमें प्रशासकीय विभाग से अप्रूवल लेना होगा, अनुमोदन करवाना होगा। ये कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं खुली निविदा के बारे में। और आगे इसमें जो दिया है कि
यदि क्रयकर्ता विभाग चाहता है तो वो जेम पर खुली निविदा आमंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की सेवाएं भी ले सकता है। यदि हमें ऐसा लगता है कि पूरे प्रोसेस को हमें फॉलो करने में कुछ कठिनाइयां हैं तो MPLUN को ये दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निगम को जो निविदा मूल्य है उसका 0.5% सेवा शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। हमारे निविदा मूल्य का 0.5%। तो इस प्रकार से खुली निविदा के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई। 10.2 में हमें एकल स्रोत से क्रय के बारे में दिया गया है। क्या ऐसी परिस्थितियाँ रहेंगी जब हमको टेंडर तो कॉल करना है लेकिन खरीदना एक ही व्यक्ति से? तो ऐसी परिस्थितियाँ कब बनेंगी जब हमें ऐसी स्थिति हो कि जो प्रयोक्ता विभाग है या जो संस्था है जो सामग्री जिसको चाहिए उसको ये मालूम है कि एक विशेष फर्म ही इस प्रकार के हमारा जो सामग्री है जो माल है वो ये फर्म ही उसका विनिर्माता है, मैन्युफैक्चरर है। तो फिर हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रह जाएगी कि हम किसी और से उस सामग्री को खरीदें, क्योंकि एकमात्र अगर वही बनाएगा तो हमको ख़रीदना भी उसी से पड़ेगा। दूसरे में हम ये देख सकते हैं कि अगर आपात स्थिति कोई ऐसी है कि जो माल आप ले रहे हैं उसको पर्टिकुलर स्टोर से ख़रीदना ज़रूरी है, और ऐसे निर्णय को भी हमें लिखना पड़ेगा कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि भाई अगर हम उसको ओपन टेंडर करेंगे या किसी दूसरी जगह से उसका परचेसिंग कर रहे हैं तो जो नियर बाय हमारा मैन्युफैक्चरर है या नियर बाय सप्लायर है उसके पास वो सामग्री अवेलेबल है तो हमको ख़रीदने के लिए उद्यत रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ तात्कालिक परिस्थितियाँ हैं तो हम ऐसा समय का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। तो इन कारणों को हमें अभिलिखित करना पड़ेगा, रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्रयकर्ता अधिकारी से एक श्रेणी उच्चतर स्तर के अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमोदन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो है उससे अनुमोदन लेने के बाद में ही हम इस प्रकार का क्रय कर पाएंगे। और एकल स्रोत से यदि हम निविदा के माध्यम से क्रय करते हैं तो सिर्फ जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जेम पोर्टल पर यदि वेंडर उपलब्ध नहीं होता है तो फिर हम इन नियमों के तहत कोई दूसरी निविदा बुला करके या इस तरीके से हम अन्य साधनों से क्रय कर सकते हैं। और विभाग प्रमुख के द्वारा अन्य माध्यमों से क्रय संबंधी युक्तियुक्त निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा कि अगर हम जेम से नहीं खरीद रहे हैं, वहाँ पर वेंडर उपलब्ध नहीं है, तो आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है। एकल स्रोत से क्रय या उपार्जन करने से पहले मंत्रालय या विभाग या संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा एक औचित्य वस्तु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसमें लिखा होता है कि इच्छित माल का निर्माण फलाना मैसर्स करते हैं, हमारे पास कोई अन्य मेक या मॉडल हम स्वीकार नहीं कर सकते, कि हम जानते हैं कुछ ऐसी मशीनरी होती है जिसमें दूसरे कल पुर्जे नहीं लग सकते। अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो उसको लिखा जाएगा। वो कारण कुल मिला के अभिलिखित करने हैं जिनके कारण हमको पर्टिकुलर एक ही फर्म से या एक ही सप्लायर से वो चीज़ चाहिए, और इसमें सक्षम अधिकारी की अनुमति चाहिए होगी। हम जानते हैं कि इसे जेम से ख़रीदना है, और जो एक हायर स्टेज अथॉरिटी है वह इसका अनुमोदन करेगी। तो ये कुछ ख़ास बातें हो गई हैं टेंडर के बारे में। हम इसमें आगे ये भी पढ़ते हैं कि अगर निविदा दस्तावेज़ों की विषय वस्तु बताई जाती है तो उसमें नियम 12 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, निविदा दस्तावेज़ों में क्या चीज़ शामिल की जानी चाहिए। उसमें 7 अध्याय दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि निविदा की जो विषय वस्तु है उसमें शर्तें और निबंधनें सूचनाओं का किस प्रकार से समावेश किया जाएगा। पहले में तो निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन, पहला भरने के लिए कौन कौन से कागज़ लगाने हैं, उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनको उसमें ऐड करना चाहिए वो चीज़ें। अध्याय 2 में संविदा की शर्तें रहेंगी कि अगर टेंडर होता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए क्या उस शर्तें निर्धारित की जाएंगी। 3 में आता है अपेक्षाओं की अनुसूची, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई माल ले रहे हैं तो किस तरीके से आपके उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं या आप की क्या अपेक्षाएं हैं अपने सप्लायर से कि वो कहाँ पर ला के देगा, कैसे समय में ला के देगा, मतलब टाइम बाउंड भी अगर है तो वो चीज़ आपको बतानी चाहिए। या ये कि अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उससे आप क्या परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, वही लोग टेंडर कर पाएँ ताकि जिनको उस चीज़ के बारे में मालूम हो कि उनका जो उत्पाद है वो आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरता है, जो आपको चाहिए वही है उसके पास में। अध्याय 4 हमें बताता है विनिर्देशन और अनुसंबद्ध तकनीकी जानकारी के बारे में। अगर कोई भी हम वस्तु खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। अगर कोई तकनीकी हमारे पास वस्तु खरीदने की
इच्छा है, तो हम उस तकनीकी के बारे में क्या क्या चाहते हैं, वो क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हमको अध्याय 4 में स्पष्ट करने होंगे। कि अगर हम पेन की या कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो सब उसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, अलग अलग टेक्निकल क्वालिटीज़ हो सकती हैं, तो वो हमें अध्याय 4 में स्पष्ट करना चाहिए किसी भी वस्तु के बारे में जिसका हम परचेस करना चाह रहे हैं। अध्याय 5 आता है कीमत अनुसूची बताता है, और हम जानते हैं कि कीमत का खुलासा हमें नहीं करना है, कीमत जो है वो निविदाकर्ता ही दर्शाएगा इसमें कि भाई वो किस कीमत पे आपको जो वांछित सामग्री है, माल है, वो प्रदाय करने के लिए तैयार है। अध्याय 6 में संविदा के फॉर्म्स आते हैं, और फॉर्म देने का रीज़न ये रहता है कि सभी में एक रूपता रहे, आपको उसमें जो पॉइंट्स हैं वो ढूंढने ना पड़े। और अध्याय 7 में क्रयकर्ता, उपार्जनकर्ता, निविदाकर्ता, इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कोई अन्य फॉर्म भी आ सकते हैं। अगर संविदा फॉर्म जो अध्याय 6 में दिए गए हैं उनके अलावा भी कोई फॉर्म वो उसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको नियम 12 में बताई गई है। नियम 13 में रखरखाव अनुबंध के बारे में बताया गया है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो जो आमतौर पर एक सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किया जा सकता है। और नियम 13 में हमको ये छूट दी गई है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे सामग्री खरीद रहे हैं, जिससे हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उसी आपूर्तिकर्ता के साथ ही हमको रखरखाव अनुबंध करना पड़ेगा। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम किसी और से रखरखाव अनुबंध करके ज़्यादा सुविधाजनक मोड में रहेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी और से भी हम इसको रखरखाव अनुबंध को कर सकते हैं, ताकि हमको प्रॉम्प्ट सर्विसेज मिले